जय हिंद दोस्तों अमेरिका और चाइना लगातार एक दूसरे के खिलाफ जो जहर उगल रहे हैं, जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रहे हैं, सिचुएशंस इस तरीके से हैं कि ये दोनों लड़ेंगे और जब भी लड़ेंगे बड़े खतरनाक तरीके से लड़ेंगे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एक एनालिसिस करना ज़रूरी हो जाता है कि ये जो देश हैं ये कहाँ लड़ेंगे, किस एरिया में लड़ेंगे, किस रीज़न से लड़ेंगे और इसका आउटकम क्या होगा, यानी कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो देखो दोस्तों, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसके लिए तो मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन अभी अगर मैं आप लोगों के साथ मोटे तौर पर देखूं तो मैं एक मोटे लेवल पर वीडियो बना रहा हूं या इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं कि अगर अमेरिका चाइना की लड़ाई हुई तो कहां उसका मेन बैटल ग्राउंड होगा। अमेरिका चाइना की लड़ाई हुई तो उसका मेन बैटल ग्राउंड क्या होगा, हमें इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना है। असलियत में यहाँ चाइना है और चाइना के बाद अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इधर अमेरिका है। ये दो पावर्स आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ रही हैं। एक तरफ ईस्ट में चाइना है, वेस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स है। अब इन दोनों के बीच का सबसे मेन रीज़न क्या है कि असलियत में अप्रॉक्सीमेट 1945 से लेकर 2015 के बीच तक अगर आप देखते हैं, फ्रॉम 1945 टू 2015 यू वुड फाइंड, आपको दिखेगा कि अमेरिका वॉज अ सुपर पावर। अमेरिका वॉज अ सुपर पावर। अमेरिका जो है एक विश्व शक्ति था। क्यों? क्योंकि अगर आप इकोनॉमी के मामले में देखें तो टॉप 500 में अप्रॉक्सीमेट 200 से ज़्यादा बिलियनियर्स जो हैं, सबसे अमीर लोग, टॉप 500 बिलियनियर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, तो जो थे उनमें टॉप 200 के आसपास अमेरिकन्स होते थे। 150-200 के आसपास दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्हीं के होते थे। अगर मिलिट्री माइट देखी जाए तो सबसे ज़्यादा ताकतवर इसकी इन्हीं की होती थी। टेक्नोलॉजी देखी जाए, रिसर्च देखी जाए तो हर फील्ड में, मेडिसिन को देखा जाए तो हर फील्ड में सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट पोजीशन पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका दिखता था। अमेरिका के चाहे नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स से लेकर जो भी आप देखेंगे हर जगह अमेरिका होता था और पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका का दबदबा होता था। यस, पूरी दुनिया में अमेरिका का दबदबा होता था। रशिया उसे काउंटर करने की कोशिश करता था, लेकिन मैक्सिमम फील्ड्स ऐसे थे जहां पर रशिया अमेरिका को काउंटर नहीं कर पाता था। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर नो डाउट अमेरिका ताकतवर था, लेकिन जिस तरीके से अफगानिस्तान से लेकर, ईरान से लेकर, इराक से लेकर अमेरिका वॉर्स में उलझा रहा और इकोनॉमी के जो बेसिक रीजंस थे, उसके बेसिक वीकनेसेस थी, अमेरिका ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया या फिर यूं कहें इग्नोर करता रहा, क्योंकि डेमोक्रेसी की सबसे बुरी आदत है कि इश्यूज को इग्नोर करते रहते हैं। यहां अमेरिका की वजह से या अमेरिका का सीधा इन्वेस्टमेंट जब चाइना में शुरू हुआ 1976 ऑनवर्ड्स अगर आप देखते हैं तो 2000 आते आते चाइना एक सेल्फ सफिशिएंट, या फिर दूसरे शब्दों में एक तरीके से देखा जाए एक्सपोर्ट इकोनॉमी की फॉर्म में डेवलप हो चुका था। यानी दुनिया के अंदर अब ये एक्सपोर्ट ज़्यादा करता था, इंपोर्ट कम करता था और मोटी चीज़ें अपने लिए प्रोड्यूस करता था। दोस्तों, एक्सपोर्ट इकोनॉमी के वजह से जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था, बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी मतलब पैसे आए ज़्यादा या गए, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो इन फेवर ऑफ चाइना हो गया। और वो इन फेवर ऑफ चाइना होते होते उसका अगला सेक्शन जो है वो इस तरीके से डेवलप हुआ इन फेवर ऑफ चाइना होने के बाद, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था कि चाइना एक्सपोर्ट हब ऑफ दिस वर्ल्ड बन गया।
एक्सपोर्ट हब ऑफ दिस वर्ल्ड, और या यूं कहें फैक्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड बन गया, और दुनिया के सबसे ज्यादा देशों के साथ चाइना का ट्रेड सरप्लस में था। दुनिया के सबसे ज्यादा देशों के साथ चाइना का ट्रेड सरप्लस में था, यानी चाइना उन देशों को एक्सपोर्ट ज्यादा करता था, इंपोर्ट कम करता है। इंडिया भी ऐसे ही देशों में है जिसमें ट्रेड बैलेंस जो है वो चाइना के फेवर में है, लगभग 60 से 70 बिलियन डॉलर का, जो अपने आप में बहुत ज्यादा ट्रेड बैलेंस है। अब ऐसी सिचुएशन में दोस्तों अगर आप देखते हो तो यहां पर इमर्जेंस ऑफ चाइना 2015 तक आते आते इमर्जेंस ऑफ चाइना, यानी चाइना इमर्ज्ड एज इकोनॉमिक सुपर पावर। चाइना जो है वो इकोनॉमिक सुपर पावर की तरह बनकर उभरा। चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर की तरह बनकर उभरा। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप इकोनॉमिक सुपर पावर बनते हो तो असलियत में क्लेम टू मिलिट्री सुपर पावर ऑल्सो, क्लेम टू डोमिनेट दिस वर्ड आप इसे लिख सकते हैं। तो डोमिनेशन ऑफ दिस वर्ड भी जरूरी है। एक तो दूसरी मतलब इस पूरी दुनिया में प्रभाव बनाना जरूरी है। उसके लिए उसके पीछे के दो कारण क्या हैं प्रभाव बनाने के? एक तरफ इस दुनिया के रिसोर्सेज यानी जितने संसाधन हैं उनके ऊपर डोमिनेंस करो, ताकि इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के लिए फ्यूल टू, ये जो होगा ये फ्यूल टू इकोनॉमिक इंजन के तरह काम करता है। इकोनॉमिक इंजन की तरह, ये फ्यूल की तरह काम करते हैं रिसोर्सेज, यानी जितने सस्ते रिसोर्सेज होंगे और जितना कंसिस्टेंटली रिसोर्सेज मिलेंगे उतना ज़्यादा चाइना जो है वो डोमिनेट किए रखेगा। और दूसरी तरफ आप देखें तो यहाँ होता है मार्केट। इस मार्केट का इंपॉर्टेंट रोल ये है कि असलियत में बेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ यही होती है कि जिसके पास जितनी ज़्यादा बड़ी मार्केट्स हैं और जिसके पास जितनी ज़्यादा बड़ी मार्केट्स के ऊपर डोमिनेंस है वो उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। यानी इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के लिए आपको मार्केट की भी ज़रूरत है, आपको रिसोर्सेज की भी ज़रूरत है। अब दुनिया के अंदर रिसोर्सेज को तो आपको कैप्चर करना है यानी कब्जा करना है, और मार्केट को आपको डोमिनेट करना है यानी प्रभाव बनाना है। और डोमिनेट करने के लिए आपको कंपटीशन की ज़रूरत होती है, कंपटीशन करना पड़ता है। और कंपटीशन में आपको प्रॉब्लम्स आए, इससे अच्छा उस कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए डोमिनेशन को मोनोपोली की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, यानी एकाधिकार के रूप में। यानी दूसरी किसी कंपनी को घुसने ही मत दो, या फिर दूसरी किसी कंपनी को लिमिटेड फॉर्म में घुसने दो, लिमिटेड फॉर्म में घुसने दो। अब ऐसी सिचुएशन में आप अगर देखेंगे तो चाइना के साथ ये मजबूरी है कि अगर वो अपने इकोनॉमिक सुपर पावर बने रहना चाहता है और रिसोर्सेज और मार्केट्स को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है तो उसको मिलिट्री माइट की जरूरत पड़ेगी। और मिलिट्री माइट की जरूरत पड़ने के साथ साथ वो उसे क्या नाम है सुपर पावर बनने के लिए ऑब्वियस सी बात है सेना की जरूरत होगी, अपग्रेडेशन की जरूरत होगी। अब यहां दूसरी एक और सिचुएशन है, जब आप रिसोर्सेज और मार्केट्स के ऊपर कब्जा करते हो, ये समझ लीजिएगा, जब आप रिसोर्स और मार्केट पे कब्जा करने की बात करते हो तो आपको यहां पर भी कंपटीशन की जरूरत होती है। और कंपटीशन जो है वो ओल्ड पावर के साथ होगा, और ओल्ड पावर अमेरिका है। यहां ये दो रीजंस हैं, एक तो रिसोर्सेज पर कब्जा, दूसरा मार्केट डोमिनेंस, जिसकी वजह से अमेरिका और चाइना जो हैं वो आमने सामने आ चुके हैं। और इसी वजह से अब इन दोनों के
कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स जो हैं वो सबके सामने आ चुके हैं। अब क्योंकि इन दोनों के कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स हैं, एक दूसरे से जो हित हैं वो टकरा रहे हैं, यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि दोनों के बीच का बैटल ग्राउंड कौन सा होगा। इस टाइम पर अगर आप देखेंगे, इन दोनों कंट्रीज के बीच का जो सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड इस टाइम पर मौजूद है वो ये वाला हिस्सा है, और इस हिस्से को कहा जाएगा इंडो पैसिफिक। अब ये इंडो पैसिफिक रीजन यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र क्यों कहलाता है? क्योंकि एक तरफ यहां इंडियन ओशियन है और दूसरी तरफ ये हो गया पैसिफिक ओशियन। अब सवाल यह है कि ये दोनों कंट्रीज यहीं पर अपना डोमिनेंस क्यों एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों कंट्रीज यहीं ताकत क्यों अपना रहे हैं। तो समझकर देख लीजिए, इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में सबसे पहला, ये जो पूरा रीजन है इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल या इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो है ट्रेड रूट। चाइना एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है और चाइना को अपना सारा एक्सपोर्ट इस ट्रेड रूट से करना पड़ता है, चाहे उसे अफ्रीका जाना हो, चाहे उसे मिडल ईस्ट जाना हो, चाहे उसे यूरोप जाना हो, चाहे उसे यहाँ बर्मा या थाईलैंड वगैरह जैसे देशों में पहुंचना हो, उसे यहाँ पर इंडिया पहुंचना हो, हर जगह पर इसे इस रूट को फॉलो करना पड़ेगा। अब अगर ये इस रूट को फॉलो करता है चाइना, तो इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि यहाँ ये जो मलक्का स्ट्रेट है ये एक चौक पॉइंट है। चौक पॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ पर इसे रोका जा सकता है। इसी तरीके से बाब अल मंदेब देख लो या हरमुज देख लो, ये भी दोनों के दोनों क्या हैं? चौक पॉइंट हैं। यानी यहां पर जिस देश की ताकत होगी वो उस चाइना के जहाज़ों को रोक सकता है, चाइना की गर्दन दबा सकता है, चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो और चाइना की जो सप्लाई लाइन है उसे हैम्पर कर सकता है। अब यहां इस चीज से बचने के लिए मजे की बात ये, सिंगापुर अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है, फिलीपींस अमेरिका से अच्छे रिलेशंस हैं, मलेशिया अमेरिका से अच्छे रिलेशंस हैं, अब वियतनाम से भी अच्छे रिलेशंस हो रहे हैं, इंडिया से भी अच्छे रिलेशन हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात अमेरिका का यहां पर डियो गार्शिगो नाम का एक जहाज, एक लोकेशन है जो कि यहां पर अमेरिका का लगभग 6वां 7वां बेड़ा, जो समुद्री बेड़ा है वो हमेशा मौजूद रहता है इस पूरे रीजन पर कंट्रोल करने के लिए। लेकिन चाइना ने अब यहां पर अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए और इस इलाके को कंट्रोल करने के लिए क्या किया कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी अपनाई। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी अपनाई, और उस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में अगर आप देखें तो ग्वादर से लेकर हम्बन टोटा से लेकर मालदीव से लेकर ओमान से लेकर जिबूती से लेकर केन्या से लेकर तंजानिया का मंबोसा पोर्ट से लेकर म्यांमार के सितवे पोर्ट से लेकर कोको आइलैंड से लेकर हर जगह पर चाइना जो है वो अपनी प्रेजेंस इस तरीके से, और अब थाईलैंड से भी आजकल बात चल रही है, तो इस तरीके से प्रेजेंट बढ़ा रहा है कि अमेरिका और चाइना, अमेरिका और इंडिया दोनों के लिए समस्या उत्पन्न हो चुकी है। अब अमेरिका और इंडिया दोनों के लिए अगर चैलेंज हो रहा है तो इसीलिए आप देखेंगे कि अमेरिका इस एरिया पर कब्जा रखना चाहता है, इंडिया इस पूरे रूट को डोमिनेट करना चाहता है और चाइना इसकी सिक्योरिटी चाहता है। तो दोनों के दोनों आपस में यहां पर भिड़े हुए हैं। दूसरा, इस इलाके के अंदर अगर आप मोटे तौर पर देखें तो चाइना यहां पर असलियत में एक 9 डैश लाइन बताकर इस साउथ चाइना सी पर कब्जा करना चाहता है। क्यों? क्योंकि एक तो इधर से ही सी रूट जा रहा है, दूसरा इस साउथ चाइना सी में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, अप्रॉक्सीमेट $3 ट्रिलियन के रिसोर्सेज हैं जो अपने आप में बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो $3 ट्रिलियन के रिसोर्सेज हैं,
$3 ट्रिलियन के जो संसाधन हैं, अगर चाइना इन पे अपना कब्जा रखने में कामयाब हो जाता है, अगर चाइना इन पे अपना कब्जा जमाए रखने में कामयाब हो जाता है, तो चाइना को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये पूरे एरिया पर डोमिनेट कर जाएगा, पूरे एरिया पर डोमिनेट करेगा और वर्ल्ड ट्रेड को कंट्रोल द वर्ल्ड ट्रेड, कंट्रोल ओवर 60% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। दुनिया का जो भी ट्रेड ऑफ गुड्स है, जितना भी दुनिया के अंदर सामान का फ्लो होता है, वो सारे के सारा उसका 60% ट्रेड के ऊपर चाइना का कब्जा हो जाएगा। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इस इलाके के ऊपर चाइना किसी भी तरीके से कंट्रोल करे या कब्जा करे, अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा। अब तीसरी एक और रीजन यहां दोस्तों ये है कि असलियत में ये हमारा प्यारा भारत, ये म्यांमार और ये आपका साउथ ईस्ट, पूरे का पूरा अगर आप देखेंगे तो असलियत में ये पूरा का पूरा जो रीजन है, ये असलियत में एक डेवलपिंग मार्केट है, डेवलपिंग मार्केट है, जिसमें इंडिया और इन दोनों को मिला लिया जाए तो इंडिया की खुद की पॉपुलेशन 17% के आसपास है और लगभग 10% के आसपास 30% इस मार्केट के, इस 30% रीजन जो कि हाईली पॉपुलेटेड है, पॉपुलेशन यहां सबसे ज्यादा है और ये मार्केट की तरह डेवलप हो रहा है, और ये मार्केट की तरह डेवलप हो रहा है। जब ये मार्केट की तरह अगर डेवलप होगा, जब ये मार्केट की तरह अगर डेवलप होगा और बहुत ही डेवलपिंग मार्केट है, तो यहां इस इलाके पर चाइना अपना डोमिनेंस चाहता है और अमेरिका अपना डोमिनेंस चाहता है। एक तरफ चाइना अपना डोमिनेंस चाहता है और दूसरी तरफ अमेरिका अपना डोमिनेंस चाहता है। अमेरिका इस इलाके पर कब्जा करके अपनी पावर को बनाए रखना चाहता है। यही रीजन है चाइना जहां BRI लेकर आया, चाइना जहां RCEP लेके आया, चाइना जहां और CPEC लेके आया इस पूरे इलाके के लिए। भाई CPEC पाकिस्तान में है, BRI पूरे देश में है, RCEP साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ है। अमेरिका ने इसी को काउंटर करने के लिए पार्टनरशिप, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप TPP पॉलिसी लेके आया और साथ में एशिया पाइवेट पॉलिसी लेके आया। मजे की बात यह है BRI कामयाब काफी हद तक हुआ, RCEP कामयाब काफी हद तक हुआ, CPEC के ऊपर भी ठीक है काम चल रहा है और ये दोनों के दोनों फ्लॉप शो हो गए। यानी चाइना और अमेरिका आपस में इकोनॉमिकली भी भिड़ रहे हैं और चाइना और अमेरिका मिलिट्रीली भी भिड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर एक तो मार्केट तक ट्रेड रूट, दूसरा मार्केट और तीसरा रिसोर्सेज। क्यों? रिसोर्स कहां है? सारे के सारे यहां हैं, पेट्रोल डीजल। रिसोर्स कहां है? साउथ चाइना सी में है। तो सोचकर देखिए, प्रीवियस सुपर पावर यानी अमेरिका और प्रेजेंट सुपर पावर यानी चाइना, दोनों आपस में इस ट्रेड रूट के ऊपर या इस इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर भिड़े हुए हैं। और यही रीजन है कि जहां चाइना अपनी ताकत, मिलिट्री माइट बढ़ा रहा है, अमेरिका कहीं ना कहीं क्वाड बना रहा है। भाई इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान मिलकर क्वाड बनाकर चाइना को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर आप देखो तो खुलकर वो फिलीपींस के साथ खड़ा हुआ है, खुलकर वो ताइवान के साथ खड़ा हुआ है, वियतनाम से रिलेशंस अच्छे बनाए जा रहे हैं और खुलकर जहां पर भी अमेरिका को खड़े होने की जरूरत है, अमेरिका खुलकर खड़े होकर चाइना के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। क्वाड देश उसका बराबरी से साथ दे रहे हैं। नतीजा क्या है? नतीजा यह है दोस्तों कि असलियत में दोनों के दोनों अपनी पोजीशन को मजबूत करके हर हालत में इस एरिया पर कंट्रोल करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। डोमिनेंस की लड़ाई है और ये डोमिनेंस की लड़ाई कब वर्ल्ड वॉर में बदले, इसके बारे में अभी डिस्कस करना कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी होगा।
फिर भी दोनों आपस में भिड़े हुए हैं, ये पक्का है। अब आगे आने वाले टाइम में ये किस हद तक भिड़ेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो तो समय बताएगा। तब तक के लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार तो करना पड़ेगा। धन्यवाद।